कश्मीर भारत का हिस्सा उस समय नहीं था और यहीं से कारगिल के युद्ध का एक भीषण युद्ध की शुरुआत हुई। कबीले जितने भी तुमको खदेड़ा जाता है, एक नया देश बनता है जिसका नाम होता है बांग्लादेश। न केवल हम अपना इतिहास रचते हैं बल्कि पड़ोसी का भूगोल बिगाड़ देते हैं और भारत का जम्मू कश्मीर के साथ विलय हो जाता है। दोस्तों नमस्कार, आज मैं बात कर रहा हूं भारत के एक ऐसे राज्य की जो कभी भारत से भी ज्यादा समृद्ध एवं आधुनिक हुआ करता था। मैं बात कर रहा हूं जिसने शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को कानूनी रूप से न केवल अनिवार्य किया बल्कि निःशुल्क भी किया, जिसने अछूतों को कॉलेजों में, स्कूलों में और मंदिरों में प्रवेश दिलाया, जिसने बाल विवाह, वेश्यावृत्ति और बाल मजदूरी पर रोक लगाई, जिसने कृषि के क्षेत्रों में कई ऐसे कृषि कानून बनाए जो कि आज भी भारत उन्हें अचीव करने के लिए जूझता है, जिसने स्वास्थ्य के क्षेत्र में हॉस्पिटल बनाए, जिसने आर्थिक रूप से राज्य को गति देने के लिए कई ऐसे बैंकों की स्थापना करी, जिसने राज्य को एक नए आयाम पर लाके खड़ा किया, जिसने गवर्नेंस का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें 75 लोग मिलकर एक ऐसी कमेटी बनाते थे जो राज्य के गवर्नेंस सिस्टम को गवर्न करते थे। उन 75 लोगों में राज्य काउंसिलर होते थे, कुछ लोग चुनकर आते थे, कुछ लोग राजा के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। इसमें कार्यपालिका और विधायिका और उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था थी। जो लोग चुनकर आते थे उन 75 लोगों में 33 लोग ऐसे थे जिनमें 21 मुस्लिमों के लिए वो सीटें रिजर्व करी गई थी, 10 हिंदुओं के लिए रिजर्व करी गई थी और 2 सिखों के लिए रिजर्व करी गई। दोस्तों, जिसमें 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान हुआ करते थे, यानी कि जहां पर 2 प्रधानमंत्री होते थे, एक भारत का प्रधानमंत्री तो एक उस राज्य का प्रधानमंत्री। मैं बात कर रहा हूं भारत के एक ऐसे ही राज्य की, रियासते जम्मू कश्मीर। वही जम्मू कश्मीर जो धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वही जम्मू कश्मीर इकलौता राज्य जो भारत का था जिसमें पॉपुलेशन मुस्लिम बाहुल थी लेकिन वहां पर राजा एक हिंदू हुआ करता था। उसी जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। फिर दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि उस जम्मू कश्मीर जो कभी नए आयामों को छू रहा था, जिसने विकास के नए आयाम गढ़े, जिसने समृद्धि के एक नई इबारत लिखी, वो जम्मू कश्मीर आज भारत के सबसे पिछड़े हुए राज्यों में आता है। आखिर इस दुर्दशा का कारण क्या रहा? दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 से, जहां भारत और पाकिस्तान 2 अलग मुल्क बनाए जाते हैं। क्योंकि ये बंटवारा रिलीजियस डेमोग्राफी के आधार पर हुआ था। इसकी बुनियाद रखी गई 2 जून 1947 में, जहां पर जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहां पर पाकिस्तान को दिया गया हिस्सा और जो हिंदू बाहुल इलाके हैं वो हिंदुस्तान के हिस्से में आए। और यहीं से शुरू होती है, क्योंकि माउंटबेटन प्लान जो था वो केवल अंग्रेजी या ब्रिटिश अधिकृत जो क्षेत्र था उस पर लागू था और जो प्रिंसली स्टेट थे उन पर यह बात लागू नहीं थी। क्योंकि अंग्रेज शासन कैसे करते थे, सबसे पहले हम ये समझते हैं। अंग्रेज एक तो अपनी धरती पर जो उनके अधीन राज्य थे उन पर शासन करते थे, दूसरी तरह से वो जिन राजाओं के साथ संधियां करके शासन करते थे जिन्हें वो प्रिंसली स्टेट कहते थे। और प्रिंसली स्टेट में कई रियासतें थी, जिसमें राजस्थान से लेके पंजाब, पंजाब से लेके जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से पूरे राज्यों में रियासतें फैली हुई थी जिन्हें प्रिंसली स्टेट का दर्जा दिया जाता है। अंग्रेज ये कहते हैं कि जो बंटवारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का होगा वो केवल अंग्रेजी अधिकृत जमीन पर या भूभाग पर होगा और जो प्रिंसली स्टेट हैं वो स्वतंत्र हैं, या तो वो भारत के पक्ष में जाएंगे या पाकिस्तान के पक्ष में जाएंगे। ये उनका हक है, अगर वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो वो स्वतंत्र रहेंगे। और यहीं से विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। दोस्तों, इन मुख्य विवादों में जो मुख्य राज्य थे इसमें जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल सारे राज्यों को अपनी ओर कन्विंस करने में लग जाते हैं, उन्हें अपनी ओर मिलाने में लग जाते हैं। कई राज्य सैन्य सहायता से अधिकृत किए जाते हैं, कई लोगों को लालच दिया जाता है, कई लोग स्वतः इमर्ज हो जाते हैं। इसमें कई लोग भारत के पक्ष में आते हैं, कई पाकिस्तान के पक्ष में जाते हैं। यहाँ पे पेंच फंसता है 3 राज्यों पे, जहाँ पर जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। चूंकि इनकी डेमोग्राफी भी हमें देखना चाहिए। हैदराबाद और जूनागढ़ जो कि हिंदू बाहुल इलाके थे, यहाँ पर एक राजा, एक निजाम होता था जो एक मुसलमान था। और सेम कंडीशन जम्मू कश्मीर में देखें, यहाँ पर जस्ट अपोजिट है, जहाँ की डेमोग्राफी में जो बहुतायत लोग थे वो मुस्लिम थे लेकिन वहाँ का राजा एक हिंदू हुआ करता था। और यहाँ से
स्थितियां एक नया मोड़ लेती हैं, जहां पर जूनागढ़ जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल उसको अपने में मिला लेते हैं। चूंकि जूनागढ़ स्टेट जो है एक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो पाकिस्तान के साथ विलय की संधि पर हस्ताक्षर करता है और जम्मू कश्मीर जो है वो भारत के साथ हस्ताक्षर करता है। तो यहाँ से विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। चूंकि जिन्ना का ऐसा मानना था कि अगर जूनागढ़ और हैदराबाद हिंदू बाहुल होने के कारण अगर भारत का हिस्सा है, हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो जम्मू कश्मीर मुस्लिम बाहुल होने के कारण उस पर केवल और केवल पाकिस्तान का हक होगा। और यहाँ से जिन्ना वहाँ के जो कबीलाई होते हैं जम्मू कश्मीर की, उनसे अपना नज़दीकियाँ बढ़ाना प्रारंभ करते हैं और उन्हें भारत के खिलाफ उकसाते हैं, कोशिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा हो जाए। दूसरी तरफ महाराजा हरि सिंह जो कि डोगरा वंश के अंतिम शासक हुआ करते हैं। अब हमें समझना यह होगा कि जो हरि सिंह का कभी वफादार रहा इब्राहिम सरदार खान, वो भागकर कराची जाता है और कराची में जिन्ना से मिलता है। एक और जहां उस स्टेट के हेड ऑफ स्टेट अभी महाराजा हरि सिंह हैं, दूसरी तरफ जिन्ना इब्राहिम सरदार खान को कराची एग्रीमेंट के द्वारा वहां का सर्वे सर्वा घोषित कर देते हैं और 22 अक्टूबर 1947 को इब्राहिम सरदार खान के नेतृत्व में वहां के कबीले जम्मू कश्मीर पर एक जोरदार हमला करते हैं और स्थिति को भांपते हुए महाराजा हरि सिंह उसी दिन सब कुछ छोड़कर दिल्ली की ओर कूच करते हैं। वो जवाहरलाल नेहरू से दिल्ली में मुलाकात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू उनसे इस बात को कहते हैं कि वो वल्लभ भाई पटेल को कन्विंस करें, क्योंकि सारा का सारा अभी जो रक्षा का भार है वो जो वल्लभ भाई पटेल ने संभाल रखा है। वो 26 अक्टूबर 1947 को वल्लभ भाई पटेल से दिल्ली में मिलते हैं और वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे हस्ताक्षर करते हैं और भारत का जम्मू कश्मीर के साथ विलय हो जाता है। और दूसरी तरफ वो लड़ाके अभी जम्मू की ओर यानी श्रीनगर की ओर बढ़ते चले आते हैं और यहीं से एक भीषण युद्ध की शुरुआत होती है। कश्मीर भारत का हिस्सा उस समय नहीं था, तो भारत उस पर कोई सैन्य कार्रवाई कर नहीं सकता था। इसलिए जैसे ही 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह दिल्ली में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करते हैं, उसके फौरी तौर पर वल्लभ भाई पटेल मेजर सोमनाथ के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के लिए एक टुकड़ी रवाना करते हैं। वही सोमनाथ जिनको पहला महावीर चक्र मिला था भारत की ओर से, और वो वहां पर जाते हैं। ये युद्ध 1 साल 2 महीना 1 हफ्ते और 3 दिन तक चलता है। उसके बाद कबीले जितने भी थे उनको खदेड़ा जाता है और 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद इस युद्ध को विराम किया जाता है और संयुक्त राष्ट्र की अनुशंसा पर यह बताया जाता है कि जो सेनाएं जिस जगह पे अभी हैं वहां से एक काल्पनिक रेखा की शुरुआत होती है और वहीं से शुरुआत होती है लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे हम LOC कहते हैं। तो वहां से कश्मीर की डेमोग्राफी में एक नया चेंज आता है और एक नए जगह का बसेरा होता है, जिसको हम कहते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। दूसरी तरफ पाकिस्तान का अगर वर्जन देखें तो वो इसे आज़ाद कश्मीर का नाम देता है। आज़ाद कश्मीर या फिर उसे POK कहें। आज भारत का जो भारत के पास कश्मीर है वो कश्मीर का 60% हिस्सा है, 30% पाकिस्तान के पास है और 10% चाइना के पास है। कश्मीर को इतने भागों में आज हम टूटे हुए देखते हैं। दोस्तों, इसके बाद घाटी में पूरे 40 सालों तक शांति रहती और फिर वर्ष आता है 1987 का। कश्मीर में आम चुनाव होते हैं। चुनाव में कुछ हारे हुए नेता चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर विद्रोह कर देते हैं। पाकिस्तान इस स्थिति को भांपता है और उन विद्रोहियों को हवा देना प्रारंभ कर देता है। चूंकि इससे पहले भी पाकिस्तान ये नापाक हरकत 2 बार कर चुका था। 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया जाता है, जिसमें घाटी से ही हजारों POK से सैनिकों को बुलाया जाता है, विद्रोहियों को बुलाया जाता है। उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि कश्मीर को कैसे अस्थिर किया जाए और इसी मकसद के चलते वहाँ से हजारों की तादाद में लोग पलायन करने लगते हैं। ऑपरेशन जिब्राल्टर का मकसद यही था कि कैसे घाटी में अशांति फैलाई जाए। ऑपरेशन जिब्राल्टर सक्सेस नहीं होता है। इसके बाद शास्त्री जी और आयुब खान के बीच में एक समझौता होता है, जिसे हम ताशकंद का नाम देते हैं। ताशकंद समझौता होने के बाद दौर आता है 1970 का, जब पाकिस्तान में आम चुनाव आते हैं। पाकिस्तान में आम चुनाव होने पर जो वहाँ के पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी होती है, वो एक बड़ी अंतर के साथ जीतती है। शेख मुजीबुर रहमान
सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस दावे को ठुकरा देती है, जिससे पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह उत्पन्न हो जाता है और भारत की सैन्य सहायता के कारण वहां पर 1971 में एक नया देश बनता है, जिसका नाम होता है बांग्लादेश। वही बांग्लादेश जिसकी अभी चर्चाएं हम देखते हैं, हेडलाइन बनती हैं, और वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य सरेंडर भारत के द्वारा करवाया जाता है, जो कि पाकिस्तान करता है। और इस स्थिति में न केवल हम अपना इतिहास रचते हैं, बल्कि पड़ोसी का भूगोल बिगाड़ देते हैं। और दोस्तों, इसी टीस को भुनाने के लिए 1971 में ये जो विद्रोह उत्पन्न हुआ था, पाकिस्तान उसको हवा देना प्रारंभ करता है, और ये हवा धीमे धीमे सुलगते हुए 90 के दशक में जाती है, जहां पर हजारों कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया जाता है। हजारों कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ना पड़ता है, और उसके बाद घाटी एक बार फिर शांति की ओर बढ़ जाती है। फिर दौर आता है जिसमें 1996 के बाद वाजपेयी जी की सरकार बनती है। वाजपेयी जी शांति की पहल करते हैं, और यहाँ से कश्मीर की ओर लाहौर बस यात्रा निकाली जाती है। लाहौर बस यात्रा का एक बहुत ही रोचक प्रसंग है दोस्तों, जहाँ पर पाकिस्तान की एक पत्रकार वाजपेयी जी से पूछती है कि वाजपेयी जी, आप भी कुंवारे हैं, मैं भी कुंवारी हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन बदले मुंह दिखाई में मुझे पूरा का पूरा कश्मीर चाहिए। वाजपेयी जी पलटकर जवाब देते हैं कि मोहतरमा, मैं भी आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन बदले में और दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान चाहिए। और उसके बाद वाजपेयी जी जब लौट कर आते हैं, तो लोग उनसे पूछते हैं, इंडिया के और पाकिस्तान के जो पत्रकार होते हैं, वो कहते हैं कि कश्मीर का जो फैसला है वो भारत के पक्ष में होगा या पाकिस्तान के पक्ष में होगा। वाजपेयी जी आंसर देते हैं कि ना भारत के पक्ष में होगा, ना पाकिस्तान के पक्ष में होगा, केवल मानवता के पक्ष में होगा। वाजपेयी जी के शांति समझौता के पहल के कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान फिर नापाक हरकत करता है, और 1999 में कारगिल का युद्ध होता है। कारगिल में पाकिस्तान की मंशा थी कि सियाचिन को भारत से अलग कर दिया जाए, लेकिन वो फिर उसमें नाकाम होता है, और यहाँ पर ऑपरेशन विजय भारतीय सेना द्वारा चलाया जाता है, जिसमें भारतीय सेना सियाचिन की चोटी पे बैठकर उन सबको परास्त कर देती है। इसके बाद दौर आता है 2002, जहाँ पर पार्लियामेंट अटैक होता है। इसके बाद 26/11 का अटैक आता है, जिसमें ताज हमले के नाम से जानते हैं। इसके बाद फिर 2019 में पुलवामा होता है। ऐसी कई झुटपुट घटनाएं और भी आती हैं, जो बहुत विस्तार में जाना नहीं चाहते हैं। पुलवामा अटैक के बाद भारत सरकार एक निर्णय लेती है, जो एक तारीख आती है 5 अगस्त 2019, जहां पर कश्मीर से धारा 370 खत्म की जाती है, और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, एक जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख, जहां पर दोनों को यूनियन टेरिटरी बनाई जाती है। और अभी हाल ही में वहां पर आम चुनाव हुए हैं, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। आजादी के बाद पहला ऐसा मौका था जब लोग इतनी तादाद में मतदान करने के लिए बाहर निकले, और पाकिस्तान जो सोचता था कभी कि हम हिंदुस्तान से कश्मीर को वापस ले लेंगे, उसके मंसूबों पर एक बहुत गहरा तमाचा मारा है। दोस्तों, कुछ ही दिनों बाद वहाँ सरकार होगी, वहाँ का स्टेटहुड वापस होगा, एक नया राज्य जम्मू कश्मीर फिर से हमारे संज्ञान में आएगा। तब तक के लिए जो भी घटनाएं होंगी आप तक पहुँचाते रहेंगे। दोस्तों नमस्कार।